हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। अनीस, कैसे हो आप। सर मैं बढ़िया, आप बताओ। गुड। तो यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया। यस सर। चलिए, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई बात पूछने वाली हो। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना। और स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही है। यस सर। स्कूल में हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई, 6 चल रही है। नहीं सर, स्कूल में सर डायरेक्टिंग चल रहा है। डायरेक्टिंग चल रहा है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ओके, 2 चैप्टर आगे हैं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। चलिए, इस यूनिट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसी पर हमने कहा था कि हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, और कुछ जो है केस स्टडीज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हमारी यस। क्लास स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों पर आज रहेगी। और उसके बाद ओके। का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। दैट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और होप सो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट नंबर 5, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा था कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और ये डेलिबरेटली क्रिएट होता है। मेन बात, डेलिबरेटली क्रिएट होता है। और इसके अंदर हमने बात की थी कि भाई, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन क्रिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम फॉर्मल जो है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वो यूज करते हैं। फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक प्रकार से हमारी स्केलर चैन का रूप ले लेती है। स्केलर चैन का रूप, इसमें हम ये समझ ही नहीं पाते कि भाई जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, इनमें इसका और इसका जो संबंध है वो थर्ड पार्टी को नहीं पता लग पाता। या इसका और इसका जो संबंध है वो लोअर लेवल की पार्टी को नहीं पता लग पाता। इन सोशल रिलेशंस के बारे में हम कंप्लीटली जान ही नहीं पाते यहाँ पर। और ना ही जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है उनके बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है तो इसमें सारी चीजें एक फॉर्मल वे में होती हैं, रूल्स रेगुलेशन के तहत होती हैं। और इसमें हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसकी फीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि डेलिबरेटली हम इसे यूज करते हैं। डेलिबरेटली ये क्रिएट होता है, डिजाइंड होता है, जानबूझकर बनाया जाता है, अपने आप से क्रिएट नहीं होता। इसमें जो रिपोर्ट्स कौन किसको करेगा ये क्लियरली डिफाइन किया होता है। और साथ ही साथ हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि भाई जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो उन पर फोकस ना करके जो काम है उस पर फोकस किया जाए। इट मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इसमें रूल्स और रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करके इसमें चलते हैं। सो एडवांटेजेस हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी था इसके अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड हम इसमें फॉलो करते हैं। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स होता है। स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स और गाइड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज हम यहाँ पर फॉलो करके चलते हैं। लिमिटेशन में हमने बात की थी कि भाई इसमें प्रोसीजरल डिले होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो कम्युनिकेशन फ्लो के कारण होता है, और जो जनरली स्केलर चैन से होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं ये भी बात करें कि जो टैलेंट है, क्रिएटिव टैलेंट है, वो भी हमारे सामने नहीं आ पाता, क्योंकि इसके अंदर जो रिजिडिटी है उसके कारण जो पॉलिसीज हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं देखा जा सकता, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देख सकते। बिकॉज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर और वर्क पर फोकस करके चलता है। तो सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज भी यहाँ पर नॉट फुलफिल रहती हैं, उनको भी हम यहाँ फुलफिल नहीं करते। वेयर एज इनफॉर्मल में हमने बात की थी इसके जस्ट अपोजिट, कि एक नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस है। और इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पॉन्टेनियसली एज द पीपल एसोसिएट्स, ये विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। कोई फॉर्मल बनता है तो उसके साथ साथ ये इनफॉर्मल भी आ जाता है। और ये लोगों के आपसी बोलचाल से, बिहेवियर से क्रिएट होता है, उनके रिलेशन से क्रिएट होता है। मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट टेकिंग पार्ट इनटू क्रिकेट मैच, ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने समझा था कि वो क्रिकेट खेलने के लिए अगर चले जाते हैं इकट्ठे तो वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर की बात करें तो हमने बात की थी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पर्सनल इंटरेक्शन में आने से इनफॉर्मल क्रिएट हो जाता है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियस, एक मतलब अचानक क्रिएट होने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। एंड डेलिबरेटली इसको क्रिएट नहीं किया जाता। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि इसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही कोई नॉर्म्स होते हैं। और
ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस अमंग द मेंबर्स कंसीडर किया जाता है। इसके एडवांटेजेस है कि हम यहाँ पर इजीली जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर सकते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरा, सोशल नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। तीसरा, हमने बात की थी कि वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज ये र्यूमर्स फैलाने में भी लिमिटेशन के बारे में बात करें तो र्यूमर्स इसके कारण बहुत जल्दी फैलते हैं। ग्रुप नॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, जिनके कारण कोई व्यक्ति प्रेशराइज मेंबर जो है वो ग्रुप नॉर्म्स के अगेंस्ट को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, और फिर हमने देखा था कि भी डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज की क्लास जो है हमारी बेसिकली वो रहेगी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप that arises spontaneously due to interaction of work is called, यानी काम पर spontaneously social relation, these are the keywords for the informal organization। तो एक ऐसा नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप that arises spontaneously due to interaction at work is called informal organization। उसे हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर अनीस? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस अनीस, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है सर। वो मैं माइक ऑन नहीं कर पा रहा था सर, पता नहीं क्यों अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई यस बात। सर, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स। अब रूमर्स किससे क्रिएट होते हैं हमारे? वो भी इनफॉर्मल। तो इसका भी ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड यस वन सर। थर्ड वन क्वेश्चन देखिए क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जहां पर रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, वो कीवर्ड हमारा किसके लिए होता है? फॉर्मल सर ऑर्गेनाइजेशन, है के ना? लिए इन ऑल फॉर्मल। ऑर्गेनाइज बिल्कुल। टू इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेज, job description, rules and procedures related to work processes have to be laid down, and this is done through the formal organization। ऐसा हम किसके थ्रू करते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है ये देखते हैं। उसमें लिखा है, मैच द फॉलोइंग है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसाइसिस ऑन वर्क, यानी काम पर ज्यादा जोर दिया जाता है इसके अंदर, टू बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म करने के लिए, रादर देन इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये किसकी फीचर है? हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर है हमारी। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, अगर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर या फॉर्म नहीं होता तो वो किसका नहीं होता? दैट इज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में से दो में सेलेक्ट करने थे। थर्ड वन पॉइंट है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवोल्व फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ नॉर्म्स। अब देखिए, ग्रुप नॉर्म्स हमारे जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इट मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड द प्लान्स, जो प्लान्स हमने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करते हैं, तो ऐसा केवल और केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों में से चार जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उनमें आइडेंटिफाइड करना था कौन सा फॉर्मल का पॉइंट है और कौन सा इनफॉर्मल का पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज। अब इसमें जो कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेबल है तो स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वहां पर सेट डेफिनेट स्केलर चेन हम फॉलो करते हैं, स्केलर चेन हम फॉलो करते हैं, या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे फॉलो किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है, उस उनकी स्टेबिलिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी जो भी आप यहाँ एज पर द लाइन हमने ऊपर पढ़ा भी था, स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक पॉइंट आया था हमारा। अगर हम जाएं स्टेबिलिटी पर, तो फॉर्मल के अंदर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी, यस सर। है ना? तो स्टेबिलिटी के अंदर देखिए क्या पॉइंट था, एक बार देखते हैं जरा, क्या लाइन हमारी इससे अटैच्ड हो सकती है। फॉर्मल, ये रहा, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, it provides stability to the organization, this is because behavior of employees can be fairly predicted since there are specific rules to guide them। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ
रेगुलेशंस होते हैं जिनकी वजह से स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, और इसके कारण आसानी से हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट है द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिले। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रोसीजरल डिले होता है। क्यों होता है प्रोसीजरल डिले? क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन तो होते ही हैं, साथ ही साथ हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली हम स्केलर चेन फील कर सकते हैं। स्केलर चेन फॉलो की जाती है जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन लेने में हमें समय लग जाता है। इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पुअर ऑर्गेनाइजेशन practices may not provide adequate recognition to the creative talent, since क्रिएटिव टैलेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं किसी भी पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस की वजह से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं या जो भी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन हम नहीं कर सकते, चेंजमेंट हम उसमें नहीं ला सकते। चेंजमेंट नहीं ला सकते तो जो इम्प्लॉयज हैं वो अपना कोई क्रिएटिव विजन दिखा ही नहीं सकते, वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाउंडेड होते हैं विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, और उनके अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज। और ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझ नहीं पाते हैं, उसको समझने में डिफिकल्टी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक सेट पाथ ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और उस सेट पाथ ऑफ कम्युनिकेशन में ये पर्सन इससे कम्युनिकेट करेगा, तो ये पर्सन इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, या ये डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा। इनसे वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ये केवल इससे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ऐसे ही ये केवल इसके और इसके बीच के संबंध रहेंगे, और इसके इसके बीच की बातें रहेंगी, और इसके इसके बीच की बातें रहेंगी। तो इसके कारण क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू ऑफ द सेट forms of communication procedure or rules regulations are to be followed, that's why it is difficult to understand human relations in a formal organization। नाइन्थ की अगर हम बात करें तो दैट इज मैच द फॉलोइंग अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से हमारा क्या क्रिएट होता है? फॉर्मल की इनफॉर्मल? सोशल इंटरेक्शन जहां होगी तो वहां पर हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो। सर इनफॉर्मल। बिल्कुल। फ्लेक्सिबल नेचर किसका होता है, फॉर्मल का कि इनफॉर्मल का? सर इनफॉर्मल का। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ आ जाएगा इसके साथ। बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय रूल्स, रूल्स से अगर बिहेवियर डायरेक्ट हो रहे हैं तो मतलब फॉर्मल सर फॉर। ऑर्गेनाइजेशन है ना। नेक्स्ट वन क्या यस। है? ऑथोरिटी अराइजेज बाय virtue ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। सो अगेन इट इज फॉर्मल फॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस। चलिए टेंथ पे चलते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज। अब देखिए जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर या फॉर्म नहीं होता तो उस वहां पर ग्रुप नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। ग्रुप नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जो बिहेवियर ऑफ द पर्सन है दैट इज डायरेक्टेड बाय ग्रुप नॉर्म्स। और इससे रिलेटेड भी बात हमने एक ऊपर पढ़ी थी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि भाई फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप हमारे पास हो गया था, सोशल नीड्स contribute towards organization objective, policies to be tested leads to be faster communication, priority resistance। चलिए इसमें नहीं देखा कहीं पर हमें, तो नीचे देख लेते हैं कहीं मिल जाएगा हमें। इनफॉर्मल में देखिए हमने यहाँ पढ़ा था इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द मेंबर्स। तो इसलिए इसमें कोई सेट पाथ नहीं होता, सेट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, और सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है। और सोशल इंटरेक्शन होने की वजह से हम कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके साथ अटैच्ड है, हम नहीं समझ पाते। एक स्टार टाइपोलॉजी टाइप में पता हो जाता है कि हम यही नहीं पता लगा पाते स्टार्टअप कहाँ से और एंड कहाँ से है, या ये ग्रे पॉइंट की तरह हो जाता है जिसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि भाई कौन किससे किस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसके बारे में हम यहाँ नहीं समझ पाते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार का एक रूप ले लेता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चैन? अब इनमें से स्केलर चैन कौन फॉलो नहीं करता? डेफिनेटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो यस स्केलर सर। चैन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर भी होता है। फंक्शनल के अंदर, फॉर्मल के अंदर
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 12th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, नोट पूछिए हमसे। तो क्लैरिफाइज द ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये करेक्ट करेक्टरिस्टिक है इसकी। पर्पज इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल। इट कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये भी होता है। इट फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल टू गेट डी सोशल पार्ट में है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यस इसके कारण सर। तो हमारा इनफॉर्मल क्रिएट होता है। यस सर। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू वर्क प्रोसेसेस आर लेड डाउन। तो जहां पर हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका नाम बताना था। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यस सर। 14th है, नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्लूइड इन फॉर्म एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहाँ फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। आइए कुछ केस स्टडीज पर चल पड़ते हैं, देखते हैं केस स्टडीज के बारे में। ये एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिटिक टाइप क्वेश्चन है, मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड केस स्टडी है सारी की सारी। तो जैसे कि इसमें हमारे पास ये 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, 2017 के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था। लिखा है इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर आपको इसका आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर हमें पता है तो ये हम इनमें से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें तो फंक्शनल और डिविजनल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने टॉपिक ही फॉर्मल और इनफॉर्मल का पढ़ा है, तो इन्हीं में से हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा हमसे, स्टेट वन फीचर ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट वन। अब इनमें अगर फॉर्मल आता है तो इसकी एक फीचर बतानी है, इनफॉर्मल आता है तो इसकी एक फीचर हमें बतानी है। एंड थर्ड वन है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द formulation of rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of the other departments। अब इस क्वेश्चन ने तो इसका खेल ही खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन ने तो स्पष्ट बता दिया कि भाई क्या पर्पस था फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स और फॉर द एम्प्लॉय बनाने का। तो जहां पर रूल्स बनते हैं तो डेफिनेटली वहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या कहता है? सैन स्पाइसेस लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पेसिफिक स्पाइसेस लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा मसाला एटसेट्रा। मिस्टर राघव द ओनर ऑफ द कंपनी हैज क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जहां डिपार्टमेंट्स बन गए वहां रूल्स रेगुलेशंस भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। तो यहाँ पर हम एक प्रकार से रख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और फॉर जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो जनरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही देखने को मिलता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कहीं ना कहीं यही करेगा। देर आर 30 employees working in the organization. Planning is of paramount importance to the company, as Mr. Raghav believes that effective planning leads to achievement of organizational objective। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मतलब सेट पैटर्न है यहाँ पर काम करने का। So in order to make employees focus on objectives, he issued instructions that during working hours only official matters will be discussed। तो जहाँ ऑफिशियल मैटर्स के बारे में बात होगी केवल, तो वहाँ फॉर्मल ही होगा। एंड ही मेड सर्टेन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉइज to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to the employees of the other departments except the official work। So he emphasized on the work performance which resulted in smooth functioning of the organization। तो इन पूरी केस स्टडी को पढ़ के सारी कहानी समझ में आती है। तीनों के आंसर अगर हम देखें तो देखिए, पहले का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आपको मीनिंग यहाँ डिफाइन करना है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। फीचर क्या थी? फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस पर यहाँ फोकस रहता है। और थर्ड वन, अवॉइडेंस ऑफ emergence of informal organization which may obstruct the fulfillment of organizational goals। जो
कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या डिफाइन किए गए हैं, रूल्स डिफाइन किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का हमसे पूछा जाता है, ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर में दिया है ना, ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2-2 नंबर का एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और 2 पॉइंट पूछे गए हैं सीबीएसई 2018 के अंदर। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड टू प्रोसीजरल डिले because of which the company could not get the advantages of procuring raw material at cheaper rates। अब जो लेड टू की बात हो गई प्रोसीजरल डिले, तो इस बात से इस केस स्टडी का कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर उसने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए बोला है और उसका आंसर इसने क्वेश्चन में दे दिया है कि दैट लेड टू प्रोसीजरल डिले। अब प्रोसीजरल डिले किसकी वजह से होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, है ना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ सिंपली इसका आंसर देंगे पहले वाले क्वेश्चन का, और इसने कहा है नॉट गेट द एडवांटेजेस ऑफ, तो इसके साथ साथ उसका मीनिंग समझा देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या रखता है देखते हैं, स्टेट एनी 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन अबो अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द अबो केस। तो ऊपर वाले में जो डिस्कस किया गया है उसके अलावा 3 और बताने हैं। तो अगर उसके अलावा बात करें तो इनफॉर्मल बच गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर बच गया और डिविजनल स्ट्रक्चर बच गया। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं केस स्टडी क्या कहती है। AVM Limited set up its electrical appliances manufacturing factory in a backward area of Himachal Pradesh. ठीक है, where subsidies are provided by the government and labor is available at cheaper rates. So AVM Limited was able to produce its products at lower cost, thereby generating enough profits in the first year itself. It was because of the fact that limits of the authority and responsibilities of the employees were clearly defined and activities of various departments were coordinated and integrated। तो यहाँ पर तो बात हो रही है बेसिकली फॉर्मल के बारे में। And the production manager of the company also came to know about the availability of raw material or at cheaper rate from a vendor, and for this he wrote a letter to the managing director of the company for getting sanction, but because of procedural delay in getting this sanction, procuring funds from the finance manager and the order could not be placed। अब देखिए जहां पर फाइनेंस मैनेजर की बात है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की बात है, तो वहां पर हो गया फंक्शनल, और जहां पर रूल्स रेगुलेशन की बात होगी वहां हो गई फॉर्मल, है ना। तो ये इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमें क्या बताना है, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ए अबो अदर देन दोज डिस्कस इन द अबो केस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही हमसे जो है गलत पूछ लिया हालांकि, लेकिन वैसे इसका यस आंसर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, फंक्शनल, डिविजनल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका अपोजिट हमें आंसर दिया गया है। यहाँ दिखा है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्या होना चाहिए था हमारा, टाइप्स एक्चुअली पूछ लिए उसमें एडवांटेज लिख दी। बिल्कुल एडवांटेजेस बताने थे टाइप्स की बजाय। चलिए ये बात हो गई हमारी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कितने में आया, 3 नंबर में आया। तो ये जो क्वेश्चन आगे दिए गए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक में आपको गिवन है, इनको आपको रीड करना है, समझना है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर देता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है और 3 नंबर में हमसे पूछा गया है। कहता है प्रोग्रेस लिमिटेड इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज दे आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं, हु आर प्रेशराइजिंग द मेंबर्स टू वर्क अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। As the human resource manager of the company, would you advise the management of the company to confront them or give them some other suggestions to deal with the informal groups? तो आप उनको सुजेशन दीजिए एज HR मैनेजर, आप HR मैनेजर हैं तो आप क्या सुजेशन देंगे अनीस, कि आप किस तरीके से इस समस्या से डील करेंगे कि भाई जो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ के जो मेंबर्स हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उनका हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो जाए, वो रिट्रेंच हो जाए, या उनको कम सैलरी दी जाए, या उनको हटा दिया जाए, या किसी 4-5 लोगों की जगह एक ही व्यक्ति को रखा जाए जो काम करे। तो इस तरीके का डर उनके मन में है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कंपनी को क्या सजेशन देंगे, या फिर किस तरीके के सजेशन हम दें इनफॉर्मल ग्रुप्स को ताकि वो इस समस्या को डील कर सके। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम बता सकते हैं कि भाई अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेस्ट है।
and if the existence of such group is recognized and the role that their members play are identified। तो उसमें हम जो जो इस तरीके का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इनफॉर्मल ग्रुप, तो उसमें हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनके रोल को समझा सकते हैं, भाई कौन सा मेंबर किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ भाई नई टेक्नोलॉजी आने से उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, यस एच एज एचआर मैनेजर आप क्या सजेशन देंगे कि नॉलेज ऑफ सच ग्रुप्स कैन बी यूज टू गैदर देयर सपोर्ट and consequently led to improved organizational performance। Such groups can also provide the useful communication channels। अब ऐसे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम उन इनफॉर्मल ग्रुप्स को अपने फेवर में ला सकते हैं। थर्ड वन, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग देम, the management should take advantages of both formal and informal organization so that work continues smoothly। Confronting them का मतलब है कि भाई उनके अगेंस्ट जाना, उससे बचने की बजाय, अगेंस्ट जाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए कि स्किलफुली हमें दोनों प्रकार के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। इसी तरीके से फिफ्थ आपको दिया गया है, सिक्स आपको दिया गया है, एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये फोर्थ में सेवंथ क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो ये आपने रीड करने हैं, अगर इनको आप रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको इजिली थोड़ा सा इनके बारे में पता लगेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और ओके। इस यूनिट का हमारा सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो दैट इज द लास्ट टॉपिक तो ना ये। डेलीगेशन हाँ, सिविलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और इसकी क्लास हम रखेंगे कल। और कल भी सेम टाइमिंग पे रहेगी, 8:10 या 20 तक हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, जैसा भी समय लगेगा। थोड़ा बहुत लेट होगा तो 8:30 तक तो हर हालत में हम इसको कंटिन्यू कर ही लेंगे। तो इस पर हमारी चर्चा रहेगी। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कंसेप्ट के ऊपर, और केस बेस्ड क्वेश्चन जनरली इसमें से हमारा बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से पूछा जाता है। इसको एक बार रीड करके रखिएगा ताकि इसको समझना आसान हो जाए, इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। और अगर इससे पहले जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, उस डाउट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज क्लास को आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर डाउट तो नहीं है, सर डाउट तो नहीं है, लेकिन सर मुझे आपको वो बताना था